बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। इस कक्षा में हम भीष्म साहनी द्वारा रचित पाठ गांधी, नेहरू और यासेर अराफात के शेष और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आज का जो संस्मरण है वह भीष्म साहनी और जवाहरलाल नेहरू एवं यासेर अराफात से संबंधित है। यह भी लगभग उसी समय की बात रही होगी। किस समय की? जिस समय वह गांधी जी से मिले थे। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हो। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीराक दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर यानी झेलम नदी के तट पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमेरिका दल तक नावों में उनकी यानी जवाहरलाल नेहरू की शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम उत्साह मतलब अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे। अद्भुत दृश्य था। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था वह मेरे फुफेरे भाई का था, और भाई के आग्रह पर कि मैं पंडित जी की देखभाल में उनका हाथ बटाऊं, मैं भी उस बंगले में पहुंच गया था। कौन? भीष्म साहनी। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते रहे और बड़े व्यस्त रहे। दिन भर पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते थे, विचार विमर्श करते थे और बड़े ही व्यस्त रहते थे। पर शाम को जब बंगले में खाने पर बैठते तो लोगों के साथ मैं भी जा बैठता। यानी लेखक को दिन भर तो ऐसा अवसर ना मिलता कि वह नेहरू जी का सानिध्य यानी साथ प्राप्त कर सके, लेकिन जब रात में वे बंगले में खाने पर बैठते तो लोगों के साथ मैं भी जा बैठता, उनका वार्तालाप सुनता। नेहरू जी को नजदीक से देख पाने का मेरे लिए सुनहरा मौका था। उस रोज खाने की मेज पर लब्ध प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, यानी बहुत ज्यादा जो प्रतिष्ठित थे ऐसे लोग बैठे थे। शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच बहस छिड़ गई। एक बार तो जवाहरलाल बड़ी गर्मजोशी के साथ तनिक तुनक कर बोले, मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। रामेश्वरी चुप गई। शीघ्र ही जवाहरलाल नेहरू ठंडे पड़ गए और धीरे से बोले, आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूं। और उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी का सुनाई। मार्मिक मतलब दिल को छू लेने वाली कहानी इस तरह की है कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर यानी नट, यानी जो बाजुओं का खेल दिखाता, साहसिक खेल दिखाता रहा करता था, जो तरह तरह के कर्तव्य दिखाकर अपना पेट पालता था, और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई। यानी अब वो प्रौढ़ हो गया, बूढ़ा हो गया और अब बड़ी उम्र का हो चला था। क्रिसमस का पर्व था। पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे, हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को, माता मरियम ईसा मसीह की मां को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में जा रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा था, क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि वह गरीब था। ना तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और ना ही उस फटेहाल को गिरजे के अंदर कोई जाने दे। सहसा उसके मन में यह विचार कौंध गया, मैं उपहार तो नहीं दे सकता
पर मैं माता मरियम को अपने कर्तव्य दिखाकर उनकी अभ्यर्थना कर सकता हूँ, यानी उनकी पूजा कर सकता हूँ। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ। जब श्रद्धालु चले जाते हैं, बाकी श्रद्धालु जो अमीर थे वो चले जाते हैं और गिरजा खाली हो जाता है, तो बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है। कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य दिखाने लगता है। गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद हैं। कभी सिर के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह अंग चालन करते हुए बड़ी तन्मयता के साथ एक के बाद एक कर्तव्य दिखाता है, यहाँ तक कि हाँफने लगता है। उसके हाँफने की आवाज कहीं बड़े पादरी के कान में पड़ जाती और वह यह समझकर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया और गिरजे को दूषित कर रहा है, भागता हुआ वह गिरजे के अंदर आता। कौन? गिरजे का बड़ा पादरी। क्या समझकर आता कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया है और गिरजाघर को दूषित कर रहा है। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपना सबसे चहेता कर्तव्य बड़ी तन्मयता से दिखा रहा था। यह दृश्य देखते ही बड़ा पादरी तिलमिला उठा। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। आग बबूला हुआ नट की ओर बढ़ता है और उसे लात जमाकर गिरजे के बाहर निकाल दे। बड़ा पादरी क्रोधित होकर उस नट के पास जाता है, यह सोचकर कि उसे लात जमाकर गिरजे से बाहर कर देगा। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा है कि क्या देखता है। माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिली। माता मरियम अपने मंच पर से उतर आई। माता मरियम अपने मंच पर से उतर आई और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंची और अपने आंचल से हाँकते नट के माथे का पसीना पोंछती उसके सिर को सहलाने लगी। यह कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति दत्त चित्त होकर, यानी एकाग्र चित्त होकर सुन रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और मेरे फुफेरे भाई टिके हुए थे। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी के कमरे के सामने गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे चरखा काट रहे और उनकी पीठ दरवाजे की ओर। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा बरामदे में तिपाई पर अखबार रखा था। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नजरसानी करने लगा, यानी देखने लगा अखबार। मैं अभी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। मैं समझ गया कि वह नेहरू जी उतर रहे। लेखक समझ गए वह नेहरू जी ही होंगे, नेहरू जी ही उतर रहे। उन्होंने उस रोज अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो जाना था। उन्हें उस रोज अपने साथियों के साथ पहलगाम, एक जगह है कश्मीर में, वहीं रवाना हो जाना था। अखबार मेरे हाथ में था, तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूझी, ऐसी हरकत जो बच्चे करते हैं। मैंने फैसला किया मैं अखबार पढ़ता रहूंगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे। कम से कम छोटा सा वार्तालाप हो ही इस बहाने हो जाएगा। नेहरू आए, मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक और खड़े रहे। वह शायद इस इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। मैं अखबार की नजरसानी क्या करता, मेरी तो टांगे लरजने लगी, यानी डर से कांपने लगी। डर रहा था नेहरू जी बिगड़ ना उठे, फिर भी अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ? और सुनते ही मैं पानी पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। अगला संस्मरण लेखक का यासेर अराफात के से संबंधित। इन दिनों मैं अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी मंत्री के पद पर सक्रिय था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदि थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। कहाँ? ट्यूनिस
ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता। एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज चल बसे थे। लोटस जो पत्रिका थी उसका संपादकीय कार्यालय कहाँ हुआ करता था? ट्यूनिस में। और एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज चल बसे थे। ट्यूनिस में उन दिनों फिलिस्तीन अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासेर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी यानी टेम्पररी गवर्नमेंट काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधि में फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। लेखक संघ की जो गतिविधि थी उसमें फिलिस्तीन के लेखकों का, बुद्धिजीवियों का तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन प्रातः लोटस से तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, केवल यह कहकर चले गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। वहां पहुंचे तो बड़ी झेप हुई। हमारे पहुंचने पर यासेर अराफात अपने 2 साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर लेवा ले गए। संभव है कि संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोलकर ना बताया हो कि वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुंचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी तथा कुछ फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। कुछ एक से मैं पहले मिल चुका था। हम बड़े कमरे में दाखिल। दाईं ओर लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था जो लगभग आधे मेज को घेरे था। मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए जहां चाय पान का प्रबंध था। यासेर अराफात हमारे साथ बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना यानी आलोचना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। एक बार जब मैं गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता, उतने ही आदरणीय जितने आपके। बीच बीच में आतिथ्य भी चला यानी खुशती। अराफात हमें फल छील कर खिला रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे, साथ ही साथ उधर उधर की बातें भी चल रही थी। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में, ऐसी हवाई यात्रा जो उन्होंने बहुत ज्यादा की थी, शहर की उपयोगिता के बारे में। शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान से उनके साथ बतिया रहे थे यानी बातचीत कर रहे थे। जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह से उठा और यह अनुमान लगाकर कि गुसलखाना कमरे के पार गलियारे में होगा, मैं सीधा कमरा लांघ गया। मेरा अनुमान ठीक निकला, गुसलखाना वहीं पर था। पर मेरी झेप का अंत नहीं था। जब मैं गुसलखाने से बाहर निकला तो यासेर अराफात तौलिया हाथ में लिए बाहर खड़े थे। इतने बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति सिर्फ दूसरे को सम्मान देने के लिए, अपने अतिथि को सम्मान देने के लिए तौलिया लेकर गुसलखाने अर्थात बाथरूम के बाहर खड़े थे। यह थी गांधी नेहरू यासेर अराफात नामक पाठ की व्याख्या।